चलो शुरुआत करेंगे आज हम लोग किसका, फिर से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में दूसरे लेक्चर का। कल हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, ठीक है। साथ ही जीवन अवधि किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़े थे। अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकार पढ़े थे, ठीक है। उन विभिन्न प्रकारों में सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग, बाइनरी फिजन। उसके बाद क्या पढ़े थे, मल्टीपल फिजन। उसके बाद क्या पढ़े थे, हाँ वो तो उसके अंतर्गत आ जाता है ना, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, इरेगुलर। और कौन सा था, हाँ बडिंग पढ़े थे। और क्या पढ़े थे, बडिंग के अलावा फ्रेगमेंटेशन पढ़े थे। क्या पढ़े थे, फ्रेगमेंटेशन। अलग अलग परिस्थिति में क्या क्या का निर्माण होता है इन सभी के बारे में हम लोग क्या कर चुके थे, अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग ध्यान समझना, अलैंगिक प्रजनन का ही एक प्रकार है जिसको बोला जाता है कायिक प्रजनन या वर्धी प्रसारण। क्या बोलते हैं, कायिक प्रजनन या वर्धी प्रसारण, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। कायिक प्रजनन या वर्धी प्रसारण क्या होता है, चलो ध्यान से सुनना, ठीक। क्या बोल रहा है, वर्धी प्रसारण, मान लो पुष्प है, पुष्प के अतिरिक्त कोई भी अन्य भाग है पौधे का, ठीक है। मान लो ये एक पौधा है, ठीक है, एकदम मस्त पौधा बना देते हैं फिर, ठीक है। ये देखो ये पौधा है, इसका जड़ वाला पार्ट आ गया, ये ऐसे, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये ऐसे तो मान लो ये कोई पौधा है, तो इस पौधे के इस पुष्पीय भाग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनन भाग, क्या बोलते हैं, जनन भाग, इस भाग को छोड़ करके, ठीक है, इस वाले भाग को छोड़कर कोई भी अन्य भाग है, इससे मान लो एक नए पौधे का क्या होता है, विकास होता है। एक नए पौधे का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है ना। तो उसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, वर्धी प्रसारण। क्या बोलते हैं, वर्धी प्रसारण। पुष्पीय भाग को छोड़कर पौधे के किसी अन्य भाग, चाहे वो तना हो, चाहे जड़ हो, चाहे पत्ती हो, समझ आ रहा है कि नहीं, चाहे जड़ हो, तना हो, चाहे पत्ती हो, इससे यदि पौधे का, संपूर्ण पौधे का विकास किया जा सके तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्धी प्रसारण। क्लियर है। पौधे के किसी भी अंग से एक पूर्ण कोशिका, एक पूर्ण जीव का निर्माण या एक पूर्ण पौधे का निर्माण का जो गुण है उसी को ही क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी। क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी। भूलना नहीं, ये क्वेश्चन आया था इस साल नीट 2024 में, ठीक है ना, टोटीपोटेंसी किसे कहते हैं करके, ठीक है। तो पौधे के किसी भी भाग से, एक कोशिका से एक पूर्ण संपूर्ण पौधे को बना सकने का जो गुण है उसी को बोलते हैं क्या, टोटीपोटेंसी। चलो हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़े, ठीक। उसके बाद देखो, ठीक है, कायिक प्रजनन किसे कहते हैं ये तो जान डाले। इसे वर्धी प्रसारण भी कहते हैं, या पादप प्रजनन की वह विधि है जिसमें पादप शरीर के वर्धी भाग किसको बोलते हैं, पुष्प को छोड़कर जितना भी भाग है उन सभी को क्या बोल रहे हैं, वर्धी भाग, ठीक है ना। उसका कोई भी हिस्सा या अंग या कोशिका या कोशिकाओं का समूह एक किसकी तरह कार्य करता है, प्रोपेग्यूल की तरह, प्रसारक की तरह काम करता है। किसकी तरह, प्रसारक की तरह, प्रसारक, प्रोपेग्यूल, ठीक है ना, प्रोपेग्यूल की तरह काम करता है, प्रसारक की तरह कार्य करता है, जिससे विकसित होकर एक नया पौधा बनता है। क्लियर है ना। यानी कायिक प्रजनन अलैंगिक प्रजनन का वह विधि है जिसके अंतर्गत आने वाले पादप का प्रवर्धन बीज के अतिरिक्त पादप के किसी भी भाग द्वारा किया जाता है। बीज के अतिरिक्त मतलब पुष्प है, फूल ही क्या बनेगा, फल, और फल के अंदर क्या रहता है, बीज। क्लियर है ना। तो इस बीज वाले भाग को छोड़ करके, यानी पुष्पीय भाग को छोड़ करके किसी अन्य भाग से यदि संपूर्ण पौधे का क्या हो, निर्माण हो, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक प्रजनन। क्या बोलते हैं, कायिक प्रजनन। अब ये जो कायिक प्रजनन रहता है ये दो प्रकार का रहता है। कितने प्रकार का रहेगा, दो प्रकार का। एक होता है आपका प्राकृतिक कायिक प्रजनन, नेचुरल जो होता है, और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक प्रजनन। क्या होता है, कृत्रिम कायिक प्रजनन। हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, प्राकृतिक कायिक प्रजनन, जिसमें उदाहरण याद करना है, और उदाहरण ही एमपी है और वही आएगा, ठीक है ना। ये कौन से चैप्टर से लिंक करता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखो एनसीईआरटी क्या कर दिया, इस चैप्टर को उड़ा दिया हूँ बोल रहे हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में तो ये चैप्टर है, समझ आ रहा है, इस कारण इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो प्राकृतिक प्रजनन का जितना भी उदाहरण है वो किस में आ जाएगा, आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर जो है तुम्हारा कौन से क्लास में, 11th, उसमें जो उदाहरण है वही सब आएगा इसमें। और कृत्रिम कायिक प्रजनन जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपके जो सीजीबीएसई बोर्ड का जो बुक है उसमें है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है। तो आज हमारा दो टॉपिक है, सबसे पहले प्राकृतिक कायिक प्रजनन क्या होता है और दूसरा कृत्रिम कायिक प्रजनन क्या होता है। यदि प्राकृतिक तरीके से पौधे के किसी भी भाग से, पुष्प को छोड़कर किसी भी भाग से क्या हो रहा है, संपूर्ण पौधे का निर्माण हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रजनन। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रजनन, ठीक है। अब शुरुआत करेंगे प्राकृतिक कायिक प्रजनन का प्रकार। सबसे पहले प्राकृतिक कायिक प्रजनन में हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, जड़ द्वारा किस प्रकार से निर्माण होता है, किसके द्वारा, जड़ द्वारा। पुष्प को छोड़कर बोला हूँ, तो सबसे पहला भाग कौन सा, जड़।
जड़ द्वारा क्या होता है? निर्माण। जैसे कि तुम लोग देखोगे शकरकंद सुने होगे, शकरकंद है, सतावर है, क्या है? सतावर है, ठीक है। शकरकंद हो गया, सतावर हो गया, या डहेलिया हो गया, ठीक है ना। इसमें जो जड़ रहता है ना, ये जो जड़ है ये भोजन संग्रह करके ऐसे कंदिल स्वरूप में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा फूल जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ध्यान से समझना, चाहे शकरकंद हो, शंकरकंद बोलते हो जिसको रे तुम लोग, ठीक है ना, सतावर है, डहेलिया है, ये सभी क्या करेंगे? ये जो जड़ रहेगा भोजन का संग्रह करेगा और भोजन का संग्रह करके क्या हो जाएगा? फूल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कंदिल स्वरूप में आ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? धीरे से कलिका का निर्माण होगा। किसका निर्माण होता है? कलिका का। इस तरीके से बड का निर्माण होता है और ये फिर से एक नए पौधे का क्या कर सकता है? उत्पत्ति कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले किसके द्वारा हो गया? जड़ द्वारा। किसके द्वारा हो गया? जड़ द्वारा। उदाहरण कौन कौन सा याद रखना है? शकरकंद, सतावर और डहेलिया। शकरकंद, सतावर और डहेलिया। इसमें जो जड़ रहेगा भोजन संग्रह करके क्या हो जाएगा? फूल जाएगा और किसका निर्माण करेगा? कलिका का। और कलिका से एक नए पौधे का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। क्लियर है? अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका कौन सा? तना द्वारा। इसके द्वारा, तना द्वारा। अब तना भी रहता था, याद करो 3 प्रकार का रहता था, भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी, ऐसा नाम सुने होंगे कि नहीं? ठीक है, तो वैसे ही सुनो। सबसे पहले तो देखो, एक होता है वायवीय तना। वायवीय तना यानी ऐसा तना जो कहाँ है? वायु में है। तुम लोग देखे होगे ये गन्ना है, गन्ना के स्ट्रक्चर में यहाँ पास बीच बीच में क्या पाया जाता था? नोड पाया जाता था। क्या पाया जाता था? नोड। और उसके बीच वाली जगह क्या बोलते हैं? इंटरनोड। क्या बोलते हैं? इंटरनोड। तो ये जो मान लो ये ऐसा इसका जड़ है, तो ये तो ऊपर वाला भाग क्या है? तना है। तो ये जो नोड वाला जगह रहता था ना, यहाँ पास से भी क्या निकलता है? ऐसे जड़ निकलता है और ये जड़ आकर के ऐसे जुड़ जाता है। समझ आ रहा है नहीं? और फिर से कई बार ऐसा स्थिति आता है कि ये नए पौधा का निर्माण कर सकता है, या यहीं पास से ही नए पौधा का क्या हो सकता है? निर्माण हो सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो वायवीय तना द्वारा हो सकता है, जैसे गन्ना है और अमरबेल है, गन्ना और अमरबेल में इस तरीके का कहानी पाया जाता है। दूसरा होता है अर्धवायवीय तना। कैसा तना? अर्धवायवीय तना, जो आधा कहाँ है? वायु में और आधा कहाँ है? जमीन में। जैसे दूब घास, दूबी देखे हो, ठीक है ना, उसमें क्या होता है? ये दूब है ऐसे, ये मान लो ये ज़मीन है, तो ऐसे दूब घास ऐसे नीचे चल रहा है, फिर ऐसे थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर ऐसे आएगा, तो यहीं पास से फिर से क्या हो सकता है? एक नए पौधे का निर्माण हो सकता है। ये तना ही वाला तो पार्ट है जिससे निर्माण हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो अर्धवायवीय तना, दूब घास का उदाहरण याद रखना है, सिर्फ उदाहरण याद रखना है तुम लोग को, डिटेल नहीं आएगा। तीसरा उदाहरण याद रखना है शकर। क्या? शकर। इसका उदाहरण याद रखना है शकर का, जिसके अंतर्गत आता है मिंट आता है, बनाना आता है और क्राइसेंथियम आता है। क्या आता है? क्राइसेंथियम। मिंट, बनाना और क्राइसेंथियम। क्या आता है? मिंट, बनाना और क्राइसेंथियम। शकर को हिंदी में बोलते हैं अंतःभूस्तारिका। सीधा एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल ही आया है आज तक, कभी भी इसका डिटेल आया नहीं है। ठीक है, मिंट, बनाना, क्राइसेंथियम। मिंट, बनाना, क्राइसेंथियम। नीट में भी वही चाहिए है, एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल के बाहर कुछ आता नहीं है। नेक्स्ट देखें, क्या सबसे पहले क्या पढ़ लिए? जड़ द्वारा। उसके बाद किसके द्वारा पढ़ रहे हो? तना। तना में कौन कौन सा है? वायवीय, अर्धवायवीय, शकर। वायवीय, अर्धवायवीय, शकर। चौथा देखो ऑफसेट एक आता है, ठीक है, भूस्तारिका बोलते हैं जिसको, ऑफसेट। ये भी मोस्ट है एमपी, सुपर से भी ऊपर सबसे ज़्यादा एमपी ये है, भूस्तारिका। ठीक है ना, इसका सबसे ज़्यादा एमपी उदाहरण है आपका क्या? ठीक है, सबसे ज़्यादा एमपी उदाहरण है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ, जिसका नाम क्या है? आइकॉर्निया क्रेसीपीच। आइकॉर्निया क्रेसीपीच, आइकॉर्निया क्रेसीपीच, जो कि एक प्रकार का क्या है? जलकुंभी है। क्या है? जलकुंभी है। और इसी को ही बोला जाता था बंगाल का आतंक। क्या बोला गया था? बंगाल का आतंक। देखो ये जो पौधा था ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता था, तो ये हमारे देश में तो था नहीं, लेकिन इसको सजावट के लिए, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए लाया गया। कहाँ? बंगाल में। और बंगाल में जो नदी था, ध्यान समझना, नदी में इसको छोड़ दिया गया, तो धीरे से एकदम अचानक से ये क्या करने लग गया? वृद्धि करने लग गया, और बहुत ज़्यादा इसका वृद्धि हुआ। और बहुत ज़्यादा वृद्धि होने के कारण जो बंगाल ध्यान से समझना, बंगाल में जो नदी है ना, नदी में क्या होने लग गया? ऑक्सीजन का कमी। ऑक्सीजन का कमी हो तो मछली क्या होने लग गया? मर गया। चूँकि बंगाल जो था पूरी तरीक़ा से किसके ऊपर निर्भर है? मछली के ऊपर निर्भर है। वहाँ का मुख्य आहार क्या है? मछली। इस कारण इसको बोला जाता है क्या? बंगाल का आतंक। ठीक है ना, सजावट के लिए लाया गया था। इसका फूल और पत्ती बहुत ज़्यादा सुंदर रहता है,
ठीक है, फ्रेश वाटर में रहता है, जल में से ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिससे मछलियाँ क्या हो जाती है, मर जाती है। और इसी कारण वाटर हाइसिंथ को बोला गया क्या, बंगाल का आतंक। तो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बंगाल का आतंक किसे कहते हैं, या आइकोर्निया क्रेसीपीच को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है। तो ये सब आंसर लिखना। क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ डाले, जड़, उसके बाद तना, तना में वायवी, ठीक है, फिर अर्धवायवी, फिर सकर, उसके बाद ऑफसेट, क्या पढ़े, ऑफसेट। और ऑफसेट सबसे ज़्यादा एमपी है बोला हूँ मैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ठीक है, भूमिगत तना। अब इसके बारे में तो तुम सब लोग पढ़े होगे। भूमिगत तना में जैसे आलू का उदाहरण दिया जाता था, आलू जड़ है कि तना, तो सब बोलते थे तना है करके, ठीक है ना। तो भूमिगत तना में सबसे पहले देखो राइजोम, राइजोम याद रखना है। राइजोम का उदाहरण है अदरक और हल्दी, ये दोनों याद रखना, अदरक और हल्दी। गन्ना और केला को भी लिया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा एमपी क्या है, अदरक और हल्दी। राइजोम का उदाहरण, किसका उदाहरण, राइजोम। उसके बाद दूसरा है ट्यूबर, उदाहरण क्या है तुम्हारा, आलू, क्या है, आलू, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान से देखना, घनकंद, कॉर्म, घनकंद, जिमीकंद वगैरह इसमें आता है, ठीक है ना। कौन आएगा इसमें, जिमीकंद। उदाहरण याद रखना है सिर्फ और सिर्फ। क्लियर है ना, बहुत ज़्यादा एमपी है ना। घनकंद कॉर्म बोलते हैं, CORM। अरबी भी इसी के अंतर्गत आता है, अरबी मतलब जान रहे ना, कोचई, ठीक है ना, वो भी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। कायिक प्रजनन किसे कहते हैं, पौधे के पुष्पीय भाग को छोड़ करके, पुष्प को छोड़ करके अन्य किसी भाग से यदि संपूर्ण पौधे का क्या हो, विकास हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कायिक प्रजनन। और अलग अलग भाग देख रहे हैं, सबसे पहले क्या देख डाले, जड़, उसके बाद क्या देख डाले, अब तना। जड़ और तना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्या, पत्ती। क्या पत्तियों के द्वारा भी एक नए पौधे का विकास हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। कौन कौन से पत्ती में होता है, ध्यान से समझो। अजूबा, किसके द्वारा होता है, अजूबा, ब्रायोफाइलम, अजूबा और ब्रायोफाइलम, ठीक है ना। अजूबा हो गया, ब्रायोफाइलम हो गया, और क्या है, बिगुनिया, बिगुनिया, क्या है, बिगुनिया। ये 3 पत्ती है जिसके द्वारा क्या हो सकता है, तुम्हारा एक नए पौधे का विकास हो सकता है। ये पत्ती बनाया मैं, मान लो, तो इसका जो मार्जिन होता है ना, लीफ मार्जिन, लीफ मार्जिन से ऐसे क्या निकलने लग जाता है, जड़ निकलता है। क्या निकलता है, जड़। और इससे एक नए पौधे का क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। क्लियर है कि नहीं। ये जो मार्जिन वाला पार्ट है उससे लीफ बड निकलता है, लीफ बड निकलता है। क्लियर है। ये मान लो ये हमारा पत्ती है तो जी, क्लियर है। तो ऐसे लीफ बड निकलता है, किससे, अजूबा, ब्रायोफाइलम, बिगोनिया से। क्लियर है। तो पत्ती द्वारा भी एक नए पौधे का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, कायिक प्रजनन है। क्या है, कायिक प्रजनन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा एमपी है, जो नीट में फिर से एक बार पूछा गया था 2019-20 के आसपास है क्वेश्चन, ठीक है ना, बल्बिल या बुलबिल बोलते हैं कई लोग, BULBIL, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकलिका। प्रकलिका, बड होता है तो उसको कलिका, और इसको क्या बोल रहे हैं, प्रकलिका। क्या बोल रहे हैं, प्रकलिका। क्या होता है प्रकलिका, ठीक है ना, ध्यान से समझना। कलिका जो रहता है, कली जो रहता है, वही रूपांतरित हो जाए और क्या स्वरूप में आ जाए, गोल स्वरूप में। कौन से स्वरूप में, गोल स्वरूप में। जैसे कि ये एक पौधा है, पौधे का ये ऐसा ही कली है, ऐसा पत्ती है, तो ये कली जो है, ध्यान से समझना, ये इस तरीके से ऐसे अच्छा से गोल स्वरूप में आ जाए और बहुपुष्प की हो जाए। क्लियर है कि नहीं। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकलिका। क्या बोलेंगे, प्रकलिका, ठीक है ना। और ये अलग हो जाता है, अलग होकर टूट करके गिर जाएगा और फिर से एक नए पौधे का निर्माण कर देगा। क्लियर है कि नहीं। तो वही चीज़ को बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है कि कुछ पौधों में कलिका रूपांतरित होकर, कुछ पौधों में कलिका बड है वो रूपांतरित हो गया और बहुकोश की गोल या अंडाकार संरचना बना देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकलिका। क्या बोलते हैं, प्रकलिका। और ये मातृ पौधे से अलग होकर के जमीन के संपर्क में आते हैं और फिर से नए पौधे का निर्माण करते हैं। मैं वही बोला हूँ ना अभी, ये देखो कली है वो चेंज हो जाता है किसमें, प्रकलिका में, और ये टूट कर नीचे जमीन में आएगा और फिर से एक नए पौधे का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। उदाहरण सबसे ज़्यादा एमपी है अगो, AGOVE, अगो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एमपी उदाहरण है अगो। और दूसरा है क्या, साइकस। क्या है उदाहरण, साइकस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। हम लोग किसके किसके द्वारा देख डालें, जड़, तना, पत्ती, अब प्रकलिका, 4 चीज़ हो गया। 4 भाग द्वारा किसका निर्माण हो गया, आपका पुष्प। यहाँ तक क्लियर है। एक मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होता है, एपोमिक्सिस किसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है क्या,
एपोमिक्सिस किसे कहते हैं, और उसके बाद एपोमिक्टिक सीड किसे कहते हैं। ठीक है, असंग जनन किसे कहते हैं, असंग जनन किसे कहते हैं, या असंग जनित बीज किसे कहते हैं, असंग जनित बीज किसे कहते हैं। क्लियर है ना, क्या होता है ध्यान से समझना, जब बिना निषेचन के नर और मादा युग्मक के संलयन के बिना, ठीक है, नर और मादा युग्मक, ठीक है ना, इनका निषेचन नहीं हुआ, नर और मादा युग्मक का निषेचन नहीं हुआ, ये दोनों आपस में मिले ही नहीं, लेकिन उससे क्या हो गया, बीज का निर्माण होगा। मिले बिना ही किसका निर्माण हो जाता है, मान लो बीज का निर्माण हो जाता है। क्लियर है ना, तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं क्या, एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। बिना नर मादा के संयुग्मन के या बिना निषेचन के ही किसका निर्माण हो जाना, बीज का निर्माण हो जाना, क्या कहलाता है, असंग जनन। क्या कहलाता है, असंग जनन। और इस प्रक्रिया द्वारा जो बना हुआ बीज रहता है उसे बोलते हैं असंग जनित बीज। क्या बोलते हैं, असंग जनित बीज। क्लियर है नहीं, असल में होता क्या होगा, एक कोशिका होता है न्यूसेलस करके, तुम लोग पढ़ोगे, ये जो न्यूसेलस है उसमें हो जाता है माइटोसिस, म्यूसिस ना होकर के क्या हो जाता है, माइटोसिस। और माइटोसिस होने के कारण यहाँ पास किसका निर्माण हो जाता है, एम्ब्रियो का। इसका निर्माण हो जाता है एम्ब्रियो का, जो कि इन फ्यूचर जाकर के नया फिर से क्या बना सकता है, पौधा बना सकता है। एपोमिक्सिस का उदाहरण है नींबू, सिट्रस फैमिली का है। ठीक है, कौन सा फैमिली का, सिट्रस। सिट्रस फैमिली में कौन कौन सा आ जाता है, संतरा आ जाएगा, ठीक है ना, लटर्रा सुने होगे री, ठीक है, वो भी आ जाएगा, ठीक है, मुसब्बी बोलते हो क्या जिसको, ठीक है, ये सब आ जाता है सिट्रस फैमिली में। क्लियर है। अच्छा, और उसके अलावा कुछ घासें रहती है, एस्टेरेसी फैमिली आ सकता है, एस्टेरेसी, कौन सा फैमिली आ सकता है, एस्टेरेसी, ठीक है ना। ये याद रखना, असंग जनन किसे कहते हैं, नर और मादा युग्मक के बिना मिले ही या बिना निषेचन हुए ही किसका निर्माण होना, बीज का निर्माण होना, बीज का निर्माण होना क्या कहलाता है, असंग जनन। और इससे जो बीज बना उसे असंग जनित बीज कहते हैं। उदाहरण है नींबू, सिट्रस फैमिली या एस्टेरेसी फैमिली। क्या, एस्टेरेसी फैमिली। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है। क्लियर है ना। अभी क्या हो रहा था, प्राकृतिक तरीके से पुष्प वाले भाग को छोड़ करके जड़ से या तना से या पत्ती से या प्रकलिका से क्या हो रहा था, पौधे का, एक नए पौधे का निर्माण हो रहा था। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मानव अपनी इच्छा के अनुरूप, ध्यान से समझना, मानव अपने इच्छा के अनुरूप क्या करता है, नए नए पौधे का क्या करता है, बीजारोपण करता है, ठीक है ना। तो उस प्रक्रिया में ध्यान से समझना, उस प्रक्रिया को कैसे कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से विधि से हम लोग कृत्रिम कायिक जनन करवा सकते हैं, उसके बारे में देखोगे। सबसे कॉमन है तुम लोग घर में वो गुलाब वाला कहानी, ठीक है ना, गुलाब का कली लगाते हैं ना सब लोग, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, ऐसे जड़ से ही तो उखाड़ के लाते हैं क्या कहीं से, नहीं ना, ठीक है, कलम लगाना, दाब लगाना करते हैं, ठीक है। तो वही सब पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, उपयोगिता एवं मानव इच्छा के अनुरूप, तुम्हारा जितना उपयोग है उसके अनुरूप, और तुम कैसा पौधा चाह रहे हो उसके अनुरूप। क्लियर है कि नहीं। उपयोगिता एवं मानव इच्छा के अनुरूप पादप शाखाओं, कलिकाओं का उपयोग कर उन्नत पादप किस्म का गुणन किया जाता है। गुणन मतलब समझ रहे हो ना, जिसका क्या किया जाता है, रिप्रोडक्शन किया जाता है, यानी उत्पत्ति किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम कायिक जनन। क्या बोलते हैं, कृत्रिम कायिक जनन। उपयोगिता के आधार पर और मानव इच्छा के अनुरूप, हमको जैसा पौधा चाहिए वैसे ही हमको बनाना है ना, तो उस कंडीशन के लिए, ठीक है ना, जिस प्रकार के कायिक जनन का हम लोग उपयोग करेंगे उसको बोलेंगे कृत्रिम कायिक जनन। क्या बोलेंगे, कृत्रिम कायिक जनन। किसी दिक्कत नहीं ना। चलो, अलग अलग प्रकार है, एकदम टाइम पास है, सब लोग एकदम जानते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले है कटिंग। क्या है, कटिंग। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, कटिंग। किसे कहते हैं, कटिंग। ध्यान से देखा, इस विधि का उपयोग जब पौधे की अत्यंत वृद्धि का मौसम होता है तब किया जाता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक शाखा लेंगे, जैसे ये पौधा है हमारा, ठीक है ना, ये पौधा है, पेड़ पौधा है, ये लंदर फंदर ऐसा पत्ती वत्ती लगा है, ऐसा उसमें फिर शाखा निकला है। तो ये जो शाखा रहेगा, ठीक है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस शाखा को हम लोग क्या कर दिए, काट दिए। काट करके इसमें मान लो ऐसा पत्ती वगैरह लगा रहा होगा, ठीक है ना, तो ये पत्ती को हम लोग क्या कर दिए, हटा दिए। यहाँ तक क्लियर है। पत्ती को क्या कर दिए, हटा दिए। अब कटे हुए जो शाखा है उसको हम लोग को मान लो दूसरे पौधे पर लगाना है, तो यहाँ पास क्या लगा देंगे, ऑक्सीजन हार्मोन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ऑक्सीजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोल रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन हार्मोन में। क्लियर है ना। इसके कारण क्या होगा, यहाँ पास जड़ आना जल्दी से शुरू हो जाएगा, रूटिंग होना क्या हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगा।
क्लियर है कि नहीं। एक पौधा है, पौधे का शाखा को काटा, शाखा को काटने के बाद उसके पत्ती को हटा दिया, पत्ती को हटाने के बाद जिधर मेरे को दबाना है, जिसमें मिट्टी में दबाना है ना, उस भाग में कौन सा हार्मोन लगाया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हार्मोन के निर्माण के कारण यहाँ पास किसका निर्माण होना शुरू हो जाएगा, जड़ का। किसका निर्माण होना शुरू हो जाएगा, जड़ का। क्लियर है ना। अब ये जो कटा हुआ शाखा है इसको हम लोग निकालेंगे, निकालने के बाद यानी इसको अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे, ठीक है, 1 मिनट को ऐसे ज़मीन में क्या कर देंगे, ये मान लो ये ज़मीन है हमारा, तो ज़मीन में ऐसे तिरछा लगाएंगे। कितना अंश का कोण बनाते हुए, 45 अंश का कोण बनाते हुए। कितना अंश का कोण बनाते हुए, 45 अंश का। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। कटी हुई शाखा के आधे से लेकर के 3/4 भाग को मिट्टी में 45 अंश के कोण पर झुकाकर लगा देते हैं। कुछ समय पश्चात दबे हुए भाग से जड़ का विकास होना प्रारंभ हो जाता है और एक नया पौधा क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। टाइम पास लगा। कोई पौधा है, पौधे का हम लोग क्या कर दिए, कोई शाखा को कट कर दिए, उसके पत्ती को हटाए, जिधर क्या बनाना है, रूट बनाना है, उसको ऑक्सीजन हार्मोन में डुबा दिया, उसके बाद 45 अंश का कोण बनाते हुए जमीन में दबा दिया, जिससे इसके अंदर जड़ का क्या हो गया, विकास हो गया। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटिंग। क्लियर है कि नहीं। यहाँ पास जब ध्यान समझना, जिस शाखा का हो रहा है ना कटिंग यहाँ पास, ठीक है, तो यहाँ पास प्राइमरी मेरिस्टेम का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है, प्राइमरी मेरिस्टेम। ये क्वेश्चन आता है, कटिंग के लिए किसका होना जरूरी है, प्राइमरी मेरिस्टेम का होना जरूरी है। किसका, प्राइमरी मेरिस्टेम का। क्लियर है ना। मान लो ये तना था, तना से अलग किया हुआ भाग को मैं, मान लो ध्यान से समझना, तना से अलग किए हुए भाग से मैं एक नए पौधे का विकास कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, स्टेम कटिंग। क्या बोलूँगा, स्टेम कटिंग। समझ आ रहा है कि नहीं। एक पूरा पौधा है जी, पौधे का तने वाले भाग से मैं शाखा को निकाला और उसका एक नया पौधा बनाऊंगा, तो उसको क्या बोलूँगा, स्टेम कटिंग। और मान लो मैं क्या कर दिया, जड़ से कोई भाग को अलग किया, उसका जड़ था उसी में से कोई छोटा सा भाग को क्या कर दिया, अलग किया, और उससे एक नया पौधा बना रहा हूँ, तो उसको क्या बोलूँगा मैं, रूट कटिंग। क्या बोलूँगा, रूट कटिंग। क्लियर है कि नहीं। तो कटिंग कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक स्टेम कटिंग और एक रूट कटिंग। किसमें किसमें किया जाता है, गुलाब में और गुड़हल में। किसमें, गुलाब और गुड़हल में। किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं, समझ आया कि नहीं। कोई पौधा है, उसके जड़ वाले भाग को भी काट कर किया, उसके तने वाले भाग को भी काट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, नए पौधे का विकास कर सकते हैं। जड़ वाले भाग को कट किया और 45 अंश के कोण में ऑक्सीजन हार्मोन में डुबा करके लगाया, तो क्या बोलूँगा उसको मैं, रूट कटिंग। और तने वाले भाग को किए तो क्या बोलेंगे, स्टेम कटिंग। क्लियर है। चल नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है, दाब लगाना या लेयरिंग किसे कहते हैं। नेक्स्ट है दाब लगाना या लेयरिंग किसे कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रक्रिया में पौधे की शाखा को काटा नहीं जाता, बल्कि उसे झुकाकर थोड़े से स्थान से छाल को हटाकर ऐसे ही मिट्टी में दबा देते हैं। दबे हुए भाग से जड़ निकल आता है और उसे मातृ पौधे से अलग कर नए पौधे के रूप में विकसित होने दिया जाता है। ध्यान से समझना क्या हुआ। ये मान लो मेरा एक पौधा था, ठीक है ना, इसका ऐसा ब्रांच निकला हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पास ध्यान से देखना, ये पौधा है ऐसे इस तरीके से, है ना, ऐसा पत्ती निकला हुआ है, इसका पत्ती वगैरह है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये मान लो ये मिट्टी है हमारा, क्या है, मिट्टी, ठीक है ना, मिट्टी है। तो क्या करते हैं, इसको ऐसे कटिंग नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ये जो शाखा है इसको आगे ऐसे नीचे ज़मीन में क्या कर देंगे, दबा देंगे। यहाँ पास से उसका छाल को हल्का से क्या कर देंगे, हटा देंगे, और ज़मीन में क्या कर देंगे, दबा देंगे। और ये जो प्रक्रिया है ना, इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, लेयरिंग। क्या बोलते हैं, लेयरिंग। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। क्या बोल रहा है देखो, ठीक है, उसे झुका करके थोड़े से स्थान से छाल को हटा करके, यहाँ पास से छाल को क्या कर दिया, हटा दिए, ठीक है। अब यहाँ पास क्या होगा, धीरे धीरे किसका निर्माण होने लग जाएगा, जड़ का। किसका, जड़ का। और जड़ का जैसे ही विकास होगा, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे। इस वाले पार्ट को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और कट कर देंगे, और ये फिर से एक नया पौधा बन जाएगा। इस प्रक्रिया को बोला जाता है क्या, लेयरिंग। क्या बोलते हैं, लेयरिंग। क्या इसमें पौधे को पूरी तरीके से अलग किया जा रहा है, क्या नहीं, केवल और केवल उसका छाल को हटा करके उसी पौधे में लगा दे देते हैं, और छाल को हटा करके ज़मीन में नीचे में दबा देते हैं। किस में किया जाता है, सेब में किया जाता है और नाशपाती में किया जाता है, ठीक है, सेब और नाशपाती में। अच्छा, ये भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। सबसे पहले देखो एक उदाहरण दिया, एयर लेयरिंग। क्या है, एयर लेयरिंग, जिसको हम लोग गुटी निर्माण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुटी निर्माण। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आता है ना, गुटी निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, तुम्हारे में आता है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन। गुटी निर्माण की प्रक्रिया क्या है, क्लियर है, एयर लेयरिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। वर्षा ऋतु में इसका उपयोग करते हैं, और अन्य मौसम में किया जाता है। तो अन्य मौसम में यदि कर रहे हैं तो नमी बनाने का कोशिश किया जाएगा, क्लियर ना, क्योंकि पेड़ पौधे को वृद्धि के लिए क्या चाहिए, नमी चाहिए ना, क्लियर है। तो मेनली तो वर्षा ऋतु के मौसम में करते हैं, और मान लो अदर मौसम में करेंगे तो वहाँ पास मटका वगैरह लगाते हैं, क्लियर है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए चुने हुए शाखा पर कलिका के नीचे 2 से 4 सेंटीमीटर भाग के छाल को वलय के रूप में छिलकर हटा देते हैं। फिर कटे हुए भाग में ऑक्सीजन हार्मोन लगाएंगे और मिट्टी रखकर प्लास्टिक से लपेटकर सुतली की सहायता से बांधते हैं।
1 से 2 माह के अंदर गुटी क्षेत्र में अनेक जड़ें दिखाई देने लगती है। जड़ विकसित होने के बाद गुटी सहित शीर्ष हिस्से को मातृ पौधे से अलग कर दिया जाता है। अब ध्यान से समझना मैं कैसे बता रहा हूँ। देखो ऐसा है कि ये मान लो आपका, 1 मिनट ना, ऐसा है, चलो ये हमारा कोई पेड़ है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, कोई पेड़ है। इसको ला लेते हैं भाई, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक। अब ये जो हमारा पेड़ है इसका एक शाखा था, ठीक है, ठीक है, ये पेड़ है इसका कोई एक शाखा था, ठीक है ना। यहाँ पास भी ऐसा पूरा पत्ती वगैरह है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को इस वाले भाग को, ठीक है ना, इस वाले भाग को मैं क्या कर दूंगा, छील दूंगा। पहले इस वाले भाग को क्या कर दूंगा, छील दूंगा। उसके बाद यहाँ पास कौन सा हार्मोन डाल दूंगा, ऑक्सीजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन डाल देंगे, ऑक्सीजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन डाल दिए, ऑक्सीजन हार्मोन डाल दिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पास को ना, ठीक है, यहाँ पास को क्या कर दूंगा, ऐसे सुतली से लपेट दूंगा, ठीक है ना, सुतली बांध करके, झिल्ली बांध करके, समझ रहे हो कि नहीं, या फिर कपड़ा बांध देंगे इस वाले भाग में। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पास मेरे को लगातार, अच्छा मिट्टी भी डालेंगे ना, हल्का से क्या डालेंगे, मिट्टी भी, क्लियर है ना। ये देखो ऑक्सीजन हार्मोन से उपचारित कर मिट्टी रखकर प्लास्टिक से लपेट देते हैं सुतली की सहायता से। ऑक्सीजन हार्मोन डाला, उसके ऊपर मिट्टी डाला, उसके बाद प्लास्टिक का पन्नी डाला और उसको क्या कर दिया, लपेट दिया। क्या कर दिए, लपेट दिए। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब इसमें पानी भी जाना चाहिए, तो पानी जाने के लिए देखो, बारिश का मौसम है तो पानी तो मिल जाएगा, लेकिन मान लो दूसरा गर्मी के मौसम में लगा दिए, तो यहाँ पास क्या करोगे, एक मटका बांधोगे। क्या बांधेंगे, मटका। मटके में ऐसे छेद करोगे और छेद करने के बाद उसमें एक रस्सी डाल देना। क्या डाल देंगे, रस्सी। और उस रस्सी को ऐसे कॉन्टेक्ट तो धीरे 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 करके पानी इसमें लगातार आते रहेगा, नमी इसमें बने रहेगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये जो प्रक्रिया है ना, ठीक है, जब इसमें जड़ विकसित हो जाएगा इसको अलग कर देंगे, काट देंगे और फिर से एक नया पौधे का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है इसी को ही हम लोग बोलते हैं गुटी निर्माण करना। क्या करना, गुटी निर्माण करना। एयर लेयरिंग। देखो इसको क्या डायरेक्ट हम लोग ज़मीन में दबा रहे हैं क्या, नहीं। ज़मीन में दबा रहे हैं क्या, नहीं, ठीक है ना। ये तो वायु में है ना, ये ज़मीन तो नीचे है ना जी, वायु में हो रहा है, इस कारण इसको बोलते हैं एयर लेयरिंग। क्या बोलते हैं, एयर लेयरिंग। मान लो ऐसा रहता है कि इसी पौधा है ना, तो ऐसे नीचे में ही ऐसे दबाया रहता है इसका शाखा को लेकर के, और नीचे में ही ऐसे दबाया रहता है ये ज़मीन में ही, ठीक है। फिर उसको अलग काट करके करता तो लेयरिंग बोलता। लेकिन मान लो एयर में कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, एयर लेयरिंग। क्या बोल रहे हैं, एयर लेयरिंग। क्लियर है। अमरूद है, काजू है, संतरा है, अंजीर है, इन सब के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है। खासकर अमरूद के लिए करते हैं। किसके लिए, अमरूद के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं, रोपण विधि, ग्राफ्टिंग। क्या होता है ग्राफ्टिंग, देखो क्या बोल रहे हैं, दो विभिन्न सजातीय पौधे, एक ही जाति के पौधा होना चाहिए, ठीक है। जैसे आम का प्रजाति है, आम और अंगूर नहीं, आम का ही एक अलग कलमी आम है और एक हापूस आम है, ऐसा दो अलग अलग प्रजाति, एक ही सजाती होना चाहिए ना। अलग अलग वैरायटी आता है ना आम का भी, वैसे जामुन का अलग अलग वैरायटी आता है। तो वही बोल रहा हूँ, सजाती पौधे लेना है। क्या लेना है, सजातीय पौधे। उसका उपयोग हम लोग चाही गई प्रजाति को विकसित करने के लिए करते हैं। जैसे कि ध्यान समझना, एक आम है, ध्यान समझना, एक आम है जो मीठा है लेकिन उसका साइज क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटा। एक आम है जो मीठा नहीं है लेकिन साइज क्या है, बड़ा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा साइज वाला आम है और जो मीठा आम है, दोनों आम के पौधे को लेंगे, दोनों आम के पौधे को क्या करेंगे, लेंगे और दोनों का क्रॉस कराएंगे, दोनों को एक साथ विकसित करना है। यानी कि अब मेरे को ऐसा आम चाहिए जो मीठा भी हो और जिसका साइज बड़ा भी हो। क्या हो, बड़ा भी हो। क्लियर है कि नहीं। तो चाही गई प्रजाति को विकसित करने के लिए किया जाता है। इसमें एक पौधे पर दूसरे पौधे को रोपित किया जाता है। क्लियर है कि नहीं। एक पौधे के ऊपर दूसरे पौधे को क्या किया जाता है, रोपित किया जाता है। मूल पौधे को हम लोग स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक। और जिसको स्टॉक के ऊपर लगाया जाता है उसको बोलते हैं सियॉन। क्या बोलते हैं, सियॉन। क्लियर है कि नहीं। जैसे कि ध्यान समझना, ये हमारा एक पौधा है, उसका ये मेन स्टॉक है, और दूसरा जो पौधा है उसका क्या ला दिए, एक दूसरा पार्ट को काट करके लाया और उसको इसके खांच में ऐसे करके क्या कर दिए, फिट कर दिए। क्लियर है कि नहीं। इसके खांच में क्या कर दिए, फिट कर दिए। उसके बाद इसको क्या कर दिए, बांध देंगे। क्या कर देंगे, बांध देंगे। और यहाँ पर फिर से कौन सा हार्मोन डालेंगे, चलो तो बताओ, ऑक्सीजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीजन हार्मोन। क्लियर है कि नहीं। इस विधि का उपयोग केवल द्विबीजपत्री पौधों में किया जाता है क्योंकि उनमें कैम्बियम पाया जाता है। उदाहरण के लिए आम का उदाहरण दिया था बीच में, नींबू है और अमरूद है। क्लियर है कि नहीं। मेन पौधा है जो जड़ जिसका लगा रहेगा जमीन में, उसको क्या बोलोगे, स्टॉक। और दूसरा पौधा को लाओगे उसको क्या बोलोगे, जिसको इसके ऊपर लगाओगे उसको क्या बोलोगे, सियॉन। क्या बोलोगे, सियॉन, SCION। और इसको क्या बोलोगे, स्टॉक। क्या बोलोगे, स्टॉक। क्लियर है कि नहीं।
ये स्टॉप रहता है, मतलब अपने जड़ के साथ लगा रहता है, और दूसरे को ऐसे लाए हो, ऐसे करके याद रखना। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये अलग अलग प्रकार का गुटी निर्माण वाला भी तुम लोगों को बता डाला हूँ मैं सब चीज़, ये सब क्लियर है। डायग्राम देख लेना भाई। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, बडिंग किसे कहते हैं या कलिकायन किसे कहते हैं, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अनेक पौधे विकसित करते हैं तथा उसके तने पर विकसित बड को हटा करके उस स्थान पर बिल्कुल उसी प्रकार की कलिका को वांछित पौधे से, ठीक है ना, कस करके प्रत्यारोपित करते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पास क्या था, एक कोई पौधा है, इसमें क्या निकला हुआ था, बड निकला हुआ था, कलिका निकला हुआ था, उसके कलिका को हम लोग क्या कर दिए, निकाल दिए, उसके कलिका को क्या कर दिए, निकाल दिया, और जो हमारे इच्छा के अनुरूप वाला है पौधे का कलिका, उसको ला करके वहाँ पास क्या कर देंगे, लगा देंगे और उसको बांध देंगे। क्लियर है कि नहीं, यानी कि एक क्या है, स्टॉक है, और जो बाहर से ला रहे हैं वो क्या है, सियान है, क्या है, सियान, और उसको क्या कर दिए, पॉलीथीन से बांध दिए। क्लियर है कि नहीं। कुछ समय बाद ध्यान से समझना, कलिका को हटाने के क्रम में स्टॉक पर आई शेप बना सकते हैं या टी शेप या वलयाकार या आयताकार की तरह चीरा लगाते हैं। जब इसको हटाया तो देखो इस टाइप का बना दिया मैं शेप, समझ आ रहा है कि नहीं, चतुर्भुजाकार का बना सकता हूँ, या फिर कैसे बना सकता हूँ, आई शेप बना सकता हूँ, समझ आ रहा है कि नहीं। बट को हटाते टाइम जी, काटते टाइम इस तरीके का शेप बना सकते हैं। इसी के आधार पर बडिंग को हम लोग आई बडिंग बोल सकते हैं। आई शेप रहेगा तो क्या बोलोगे, आई बडिंग। टी शेप रहेगा तो क्या बोलोगे, टी बडिंग। रिंग बना करके ऐसे बट को हटाया गोल से तो क्या बोलूंगा, रिंग बडिंग। क्या बोलूंगा, रिंग बडिंग। ऐसे पैच बना करके बनाया तो पैच बडिंग बोलूंगा। क्लियर है ना। तो इसी को बोलते हैं बडिंग प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, बडिंग। एक बड को निकालेंगे मूल पौधे से, और दूसरा जो हमको वांछित पौधा है जिसका गुण हमको उसमें चाहिए, जैसे कि ध्यान से समझना, ये आम का एक पेड़ है जिसका, ध्यान देना, ये आम का एक ऐसा पेड़ है जिसमें क्या होता है, बहुत बड़े बड़े साइज के आम होते हैं, लेकिन ये जो आम है एकदम क्या बोलना चाहिए, सिट्ठा टाइप का है जी, ठीक है, कोई इसमें स्वाद नहीं है। और मेरे को कैसा आम चाहिए, बड़ा भी हो और मीठा भी हो। तो जो मीठा आम है, मीठा आम का स्कंध को लाऊंगा, शाखा को लाऊंगा, और मीठे आम को शाखा को ला करके यहाँ पास क्या कर देंगे, ऐसे लगा देंगे। क्लियर है कि नहीं। और इसको क्या कर दिया, ऐसे बांध दिए। अब जो आम आएगा वो क्या रहेगा, साइज बड़ा भी रहेगा और मीठा भी रहेगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये वाला जो मूल पौधा है जो अपने स्थान से हटा नहीं, इसको क्या बोलूँगा, स्टॉक, और जो बाहर से लाएगा उसको क्या बोलूँगा, स्यान। क्लियर है कि नहीं। ये वाला कहानी हो गया था। क्लियर है। एक बार पढ़ोगे हर चीज़ समझ आते जाएगा एकदम आसानी से। क्लियर है कि नहीं। ठीक है। अब इसमें एकदम एक एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, विकसित हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। अच्छा, एक टॉपिक और बचा, इन आर्चिंग किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, इन आर्चिंग किसे कहते हैं। इस विधि में बेहतर किस्म का एक पौधा और एक निम्न किस्म का पौधा, क्लियर है ना, एक बेहतर किस्म का पौधा और एक निम्न किस्म का पौधा। ये बेहतर किस्म का एक पौधा है, ध्यान से समझना, ठीक है ना, एक बेहतर किस्म का पौधा है, ऐसे समझो, ठीक है ना। और एक पौधा है कैसे, निम्न किस्म का पौधा है। ये थोड़ा सा कैसा पौधा है, निम्न किस्म का पौधा। तो ये जो दोनों पौधा है ना, ये जो हमारा दोनों पौधे हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना ना, इसका ये जो शाखा है ना, ये वाला बीच वाला भाग, समझ रहे हो नहीं, ये वाला भाग, इन दोनों को हम लोग एक साथ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है। इसकी शाखाओं को थोड़ा सा छील करके आपस में क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। मतलब ये वाला है और इधर का ये वाला, इसका शाखा को और इसके शाखा को छीलें और छील करके आपस में क्या कर दिया, ऐसे यहाँ पास बांध दिए। क्लियर है कि नहीं। अब क्या होगा, कुछ समय बाद जो, ध्यान देना ना, निम्न किस्म वाला जो पौधा रहता है उसको बेहतर किस्म वाले पौधे से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। क्लियर है। और दोनों का फिर से क्या कर देंगे, विकास। तो जो निम्न किस्म वाला पौधा है उसमें थोड़ा बहुत गुण किसका आ जाएगा, उच्च किस्म के पौधे का। क्लियर है कि नहीं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, इन आर्चिंग। क्या बोलते हैं, इन आर्चिंग। तो कौन कौन सा विधि पढ़े सब लोग, सबसे पहले क्या पढ़े हो, कटिंग। उसके बाद क्या पढ़े थे, चलो बताओ। कटिंग के बाद ग्राफ्टिंग। क्या पढ़े थे, ग्राफ्टिंग। और उसके बाद क्या पढ़े थे, लेयरिंग। क्या पढ़े थे, लेयरिंग। उसके बाद क्या पढ़े हो, एयर लेयरिंग, इसी के अंतर्गत था। और कौन सा पढ़े हो, बडिंग। क्या पढ़े हैं, बडिंग। उसके बाद क्या पढ़ लिए, चलो बताओ अभी लास्ट में, इन आर्चिंग। इन आर्चिंग क्या पढ़े, इन आर्चिंग। सब याद रखना है ना, सब सेम टू सेम लगता है। ये नॉर्मली दाब लगाना, ये वाला है शायद, सॉरी कटिंग, फिर ये ग्राफ्टिंग है, फिर क्या है, लेयरिंग, फिर बडिंग, फिर इन आर्चिंग। लगभग सब समान है। सब में हार्मोन ऑक्सीजन लिखना है या तो फिर साइटोकाइनिन। क्या लिखना है, साइटोकाइनिन। ठीक है। बताएंगे इसके बारे में पूरा डिटेल। अब जो एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। मोस्ट एमपी क्वेश्चन, सूक्ष्म प्रसारण किसे कहते हैं, या वर्धी प्रसारण की विधि किसे कहते हैं, या माइक्रो प्रोपोगेशन किसे कहते हैं। क्या, माइक्रो प्रोपोगेशन। क्या,
माइक्रो प्रोपोगेशन, पादप उतक संवर्धन। क्या बोल रहा हूँ मैं? पादप उतक संवर्धन। क्या होता है पादप उतक संवर्धन? ध्यान देना जी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, हम लोगों को बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा यदि प्लांट चाहिए, ठीक है ना, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, प्लांट चाहिए, तो इस विधि का उपयोग करते हैं। किसका? पादप उतक संवर्धन। इसमें क्या करते हैं, कोई एक पौधा लेते हैं, ठीक है ना, कोई एक पौधा लेंगे, इस पौधे के कोई भी एक भाग को हम लोग निकाल लेंगे, पौधे के कोई भी एक छोटे से भाग को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, और लैब में टेस्ट ट्यूब में इसको क्या करेंगे, विकसित करेंगे। विकसित करेंगे, बहुत सारी कोशिकाओं का क्या बनेगा, समूह बनेगा। फिर हर एक जो कोशिका रहेगा वो फिर से एक एक नए पौधे का, बहुत सारे नए पौधे का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। क्लियर है कि नहीं? तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, आपका माइक्रो प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपोगेशन। देखो, सबसे पहले कोई पौधा जिसका हम लोग को बहुत सारा कॉपी बनाना है, बहुत सारा पौधा बनाना है, उस पौधे से, उस पौधे का चयन करेंगे। और ये जो पौधा रहेगा जिसका हम लोग चयन करेंगे, जिसको हम लोग मातृ पौधा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मातृ पौधा, मम्मी प्लांट जी, ठीक है ना, मातृ पौधा, ठीक है ना, मदर प्लांट जिसको बोल रहे हैं, इसी को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, इलाइट प्लांट। क्या बोलते हैं इसको? इलाइट प्लांट। क्या बोलते हैं? इलाइट प्लांट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और इसी का उपयोग हम लोग इनोकुलम के लिए करते हैं। किसके रूप में करते हैं? इनोकुलम डोज, नाम सुने होंगे, ठीक है। जैसे कि दही जमाना रहता है, दही जमाने के लिए एक छोटा सा दही थोड़ा मात्रा में रखे रहते हैं, और उसको जामन बोलते हो रहे जिसको तुम लोग, ठीक है ना। तो वैसे ही समझो, तो इसी से ही पूरा निर्माण होता है, फिर उसी से ही क्या होता है, पूरा दही का निर्माण होता है। फिर दूध में थोड़ा सा बचा कर रख देंगे, फिर डालते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो 1000 साल पुराना दही को तुम लोग खाते रहोगे, ऐसा भी कर सकते हैं ना, ऐसा चलता है ना। वैसे बहुत सारा विधि है, 200 साल पुराना दही है ये, ऐसा करके कई होटल में उसका रेट ही ज़्यादा रहता है दही का, मतलब उसका जामन को ऐसे बचा बचा करके रखे रहते हैं। तो वैसे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे मातृ पौधे से बहुत सारे पौधे का क्या होगा, विकास होगा। तो इसको बोलते हैं इनोकुलम भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? इनोकुलम। क्लियर है कि नहीं? और इससे ही हम लोग एक्स प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स प्लांट। क्लियर है? इलाइट प्लांट, एक्स प्लांट, इनोकुलम या मातृ पौधा, ठीक है। इसी से बहुत सारा हम लोग क्या करेंगे, पौधे का निर्माण करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, ये जो पौधा है इसको हम लोग क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर करेंगे। क्या करेंगे? टिश्यू कल्चर, ठीक है ना। टिश्यू कल्चर यदि इसका करना है तो टिश्यू कल्चर में जितना भी तुम्हारा पात्र आएगा उन सभी को पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अजर्मीकृत करेंगे। मतलब उसमें कोई भी फंगस होगा, बैक्टीरिया होगा, जो भी तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन सभी से क्या करेंगे, मुक्त करेंगे, वरना इसको क्या कर सकते हैं, वो इन्फेक्शन कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर से रिलेटेड जितना भी उपकरण है उससे 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑटोक्लेविंग एक मशीन होता है, ठीक है ना, गर्म करके क्या करते हैं, जीवाणुओं को उसमें नष्ट किया जाता है। तो ऑटोक्लेविंग मशीन द्वारा क्या कर लेते हैं, अजर्मीकृत कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अजर्मीकृत, मतलब उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्लियर है? अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना, एक मीडियम लेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम, पोषक पदार्थ। अरे इस प्लांट को यदि मैं इसमें डालूंगा तो इसको विकास करने के लिए कुछ कुछ खनिज लवणों का तो आवश्यकता होगा ना, पोषक माध्यम का आवश्यकता होगा। तो पोषक माध्यम वाला एक हम लोग क्या लेंगे, ध्यान से समझना, पोषक माध्यम वाला एक न्यूट्रिएंट मीडियम लेंगे। क्लियर है? और इसमें इस प्लांट का, ठीक है ना, जिस पार्ट से मेरे को एक नया पौधा बनाना है उस पार्ट को कटिंग करके इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? कोई पौधा है मातृ पौधा, ठीक है, इसका क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में जितना भी चीज़ों का तुम लोग उपयोग करेंगे उन सब को क्या करेंगे, पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करेंगे, उसके बाद एक न्यूट्रिएंट मीडियम में इस पौधे को हम लोग क्या कर देंगे, डाल देंगे। ठीक है, जैसे पत्ती से कोई पौधे का पूरा विकास करना है तो पत्ती को डालूंगा, जड़ से विकास करना है जड़ वाले भाग को डालूंगा, समझ रहे हो ना, इसको डाल दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो मीडियम है इसका पीएच कितना रखते हैं, 5.5 से लेकर के 6.5 तक रखेंगे। कितना से, 5.5 से 5.8 है, सॉरी 5.5 से 5.8 तक के मध्यम रखते हैं। अब यहाँ पास एक इंक्यूबेटर मशीन रहेगा, क्या रहेगा, इंक्यूबेटर मशीन रहेगा, उसमें इसको क्या करता है 26 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर इसको रख दिया जाता है। किसको, ये टेस्ट ट्यूब को। क्लियर है ना, प्लांट को इसी के अंदर डाले हो। अब क्या होगा, धीरे धीरे इसमें क्या होगा, ये जो पौधा हम लोग डाले थे, ठीक है, वो विकसित होना शुरू होगा, एक कोशिका से बहु कोशिका बना देगा, और जब बहुत सारे कोशिकाओं का एक समूह बनेगा उस कोशिकाओं के समूह को हम लोग बोलेंगे कैलस। क्या बोलेंगे, कैलस। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, कैलस किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो जब टिश्यू कल्चर होता है तो टिश्यू कल्चर में ध्यान से समझना, टेस्ट ट्यूब में, ठीक है ना, एक बहु कोशिकाओं का समूह बनता है, पादप से बहु कोशिकाओं के समूह बनते हैं जिसको क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। और यही कैलस जो है वो बहुत सारे नए पौधे को क्या कर सकता है, तैयार कर सकता है। कैलस ही जो है वो बहुत सारे नए पौधे को क्या कर सकता है, तैयार कर सकता है। संवर्धन माध्यम पर कैलस विकसित होने दिया जाता है, फिर हार्मोन डाल करके, फिर क्या डालेंगे,
हार्मोन इसमें डालेंगे और नए पौधे को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। अंत में इसको हम लोग खेत में या फिर ग्लास हाउस में स्थानांतरित कर देते हैं, फिर बहुत सारे पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ऐसा रहता है। ठीक है ना, तुम लोग जाना कैसे नए पौधे का विकास करते हैं नए नए। ठीक है, तो ये सब देख सकते हो। यहाँ छत्तीसगढ़ में ही तुम लोग यहाँ चले जाओ, रविशंकर यूनिवर्सिटी में चले जाओ या कलिंगा यूनिवर्सिटी में चले जाओ, वहाँ ये सब ब्रांच है, तो वहाँ जाकर के तुम लोग देख सकते हो। हम लोग गए थे, हम लोग देखे थे। क्लियर है, समझ आया कि नहीं? तो ये टोटली उसका एक डायग्राम दिया है। देखो हम लोग क्या किए, कोई प्लांट है, इस पौधे का मेरे को विकास कराना है। ठीक है ना, लैब में करूँगा तो क्या करूँगा, इस पौधे को निकालूंगा, इसको ही इलाइट प्लांट बोलूँगा। उसके बाद इसके कोशिकाओं वगैरह या टिश्यू या ऑर्गन कोई भी पार्ट को निकाल लिया मैं। निकालने के बाद इसको हम लोग क्या किए, ध्यान से समझना, इसको हम लोग इनोकुलम डोज के रूप में एक टेस्ट ट्यूब में डाले, इसके ऊपर कॉटन का प्लग लगा दिया ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर जा मत सके। यहाँ न्यूट्रिएंट मीडियम डाला हूँ, क्या डाला हूँ, न्यूट्रिएंट मीडियम। इसके बाद इसको इंक्यूबेटर मशीन में डाल दिया, किस में डाल दिया, इंक्यूबेटर मशीन में डाल दिया। और इसके बाद बहुत सारी कोशिकाओं का ये समूह बन गया जिसको क्या बोल दिया, कैलस। अब ये जो कैलस है, ठीक है ना, ये जो कैलस है इसको मैं ध्यान समझना हार्मोन द्वारा, ऑक्सीजन हार्मोन या साइटोकाइनिन हार्मोन द्वारा क्या कर दूंगा, उपचारित करूंगा। उपचारित करने के बाद एक नए पौधे का क्या हो गया, विकास हो गया। अब ये जो नया पौधा है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, खेत में लगा सकता हूँ या फिर जहाँ भी मेरे को वृद्धि करना है वहाँ इसका वृद्धि कर सकता हूँ। क्लियर है कि नहीं? तो ये इस तरीके से इससे क्या हो गया, एक नए पौधे का विकास हो गया। क्लियर है कि नहीं? अब ये जो सूक्ष्म प्रसारण हुआ इसका क्या क्या लाभ है, ठीक है, तो ध्यान से देखना। पहला लाभ, कायिक विधि द्वारा प्रवर्धित होने वाले सभी पादप पैतृक लक्षणों से समरूप होता है। जैसे ये दिख रहा था उसका मम्मी मदर प्लांट, ठीक है ना, इलाइट प्लांट, सेम टू सेम ये भी दिखेगा। उसके बाद दूसरा देखो, बीज रहित पौधों के विकास तथा उसकी संख्या में वृद्धि इस विधि से किया जाता है। बीज का यहाँ पास कोई रोल है क्या? नहीं। तो ऐसे पौधे जिसमें बीज का निर्माण नहीं होते उसका आसानी से हम लोग वृद्धि कर सकते हैं। ये पौधे कम जगह घेरते हैं, ठीक है। उसके बाद जिन पौधों के बीजों में प्रजनन की क्षमता नहीं होती उनमें भी वृद्धि प्रसारण कर सकते हैं। क्लियर है? इस विधि द्वारा किसी भी प्रजाति को समाप्त होने से बचाया जा सकता है। क्लियर है ना? वृद्धि प्रसारण का मीनिंग क्या है कि पुष्प को छोड़कर कोई भी भाग है उन सभी से हम लोग क्या कर सकते हैं, पौधे का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब इससे हानि क्या क्या है? जो पौधा उत्पन्न होगा वो अल्पायु होगा। क्या होगा? अल्पायु होगा। इसके द्वारा नया किस्म का विकास की संभावना कम होता है। जैसा पौधा था वैसे ही सेम टू सेम क्लोन जैसे बनेगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले पौधे तुलना में क्या होता है, कमजोर होते हैं ना। बीज से उत्पन्न होने वाले पौधे की तुलना में क्या होता है, थोड़े से कमजोर। हाइब्रिड है ना, समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, शाखा आदि से प्रवर्धित होने वाले पौधे में रोगों के संक्रमण की संभावना अधिक होता है। कमजोर है तो जल्दी से क्या हो सकता है, बीमार पड़ सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब ये टोटल हम लोग क्या पढ़ डाले, अलैंगिक प्रजनन पढ़ डाले। क्या पढ़ डाले? अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, कितने प्रकार से होता है, उसके बाद ये अलैंगिक प्रजनन का पूरा प्रकार देखें। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कायिक प्रजनन पढ़ रहे थे। कायिक प्रजनन भी कितने प्रकार का देख डाले, दो प्रकार का, एक प्राकृतिक और एक क्या देख डाले, कृत्रिम। क्लियर है? कृत्रिम में सबसे लास्ट वाला पढ़ डाले। अब ये जो पूरा टोटल इतना सारा पढ़े, तो ये जो अलैंगिक जनन पढ़े हो इसका क्या क्या विशेषता है? सबसे पहला विशेषता, युग्मक का निर्माण नहीं होता, पढ़े थे। असूत्रीय और समसूत्रीय विभाजन होता है लेकिन अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता। अधिक संख्या में संतति का निर्माण होता है, ठीक है, और जो कि आपस में मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। प्रजनन की यह विधि क्या होती है, सरल, और जीवों को आसानी से दूरस्थ क्षेत्रों में फैलने में क्या करता है, मदद करता है। क्लियर है? अच्छा, अब इससे क्या क्या हानि है लैंगिक प्रजनन से? विकास में कोई भूमिका नहीं है। नया टाइप का वेरिएशन बन रहा है क्या? नहीं। यदि इसमें एक में बीमारी लगा सब का सब प्लांट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बचेगा ही नहीं। अच्छा, इससे विकसित होने वाले जीवों में वातावरणीय परिवर्तन को के प्रति तीव्र अनुकूलन का क्षमता नहीं होता। अचानक से मौसम परिवर्तन हुआ, सूखा पड़ गया या ताप में चेंजेस आ गया या बाढ़ आ गया, तो ये पौधा जो रहेगा या ये एनिमल रहेगा वो उस चीज़ को झेल पाएगा क्या? नहीं। सर्वाइव कर पाएगा क्या? नहीं, जल्दी से नष्ट हो सकता है। उत्पन्न होने वाली संतति में विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती। तो अलैंगिक जनन से लाभ, अलैंगिक जनन से हानि, ये जितना भी टॉपिक पढ़ा हूँ कंप्लीट। अब नेक्स्ट अब शुरुआत करते हैं किसका, हम लोग लैंगिक जनन का। ठीक है, लैंगिक जनन के बारे में सब लोग जानते हो। लैंगिक जनन में क्या होता है, नर एवं मादा युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन। उसके पश्चात नर एवं मादा युग्मक का संलयन होगा, जिस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन, जिसके फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होगा और एक नए शिशु का क्या हो जाता है, उत्पत्ति हो जाता है। क्लियर है ना? यानी जनन का वह विधि जिसमें नर और मादा युग्मक जिसका निर्माण या तो एक ही जनक के द्वारा या तो विपरीत लिंग वाले अलग अलग जनक के द्वारा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। मतलब लैंगिक जनन में भी केवल एक जनक भाग ले सकता है। अरे कई प्लांट होते हैं ना, ठीक है, जिसमें नर पौधा भी पाया जाता है और मादा पौधा भी पाया जाता है।
तो ध्यान से समझना, लैंगिक जनन में एकल जनक भी भाग ले सकता है और दो जनक भी भाग ले सकता है, लेकिन हाँ युग्मक का निर्माण होना जरूरी है। क्लियर है? और कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। युग्मक संलयित होकर के जायगोट का निर्माण करता है, जो कि इन फ्यूचर परिवर्धित होगा और नए जीव का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर है, कंप्लीट कर लेना भाई। लैंगिक और अलैंगिक जनन में देख लो, यह एक जनकी होता है, ये प्रायः द्विजनकी होता है। क्लियर है ना? अच्छा, ये भी एक जनकीय हो सकता है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। इसमें निषेचन का क्रिया नहीं होता, इसमें होता है। इससे उत्पन्न होने वाला जितना भी संतति है वो अनुवांशिक लक्षण समरूप प्रदर्शित होता है, मतलब क्लोन होता है। ठीक है ना? लेकिन जो इसमें उत्पन्न संतति हो अपने माता पिता से क्या होता है? विभिन्न, और आपस में भाई बहनों में भी क्या होता है? विभिन्न। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, यह विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है भाई। ठीक है, इसके कारण वेरिएशन उत्पन्न नहीं हो रहा है। यदि इसके कारण वेरिएशन उत्पन्न नहीं हो रहा है तो क्या यह इवोल्यूशन के लिए उपयोगी होगा? क्या नहीं, ये इवोल्यूशन के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें क्या उत्पन्न होता है? विभिन्नता। क्लियर है कि नहीं? जैसे कि अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न जो संतति था, ठीक है ना, वो सेम टू सेम रहता था मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली। ठीक है, किससे? अपने पेरेंट के जैसे। लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है, वो क्या रहता है? अलग अलग प्रकार का रहता है। क्लियर है ना? एक ही जनक है, ध्यान से समझना, कोई नर और एक मादा है। तो इससे उत्पन्न जो संतति है, एक मान लो लड़का हुआ और एक क्या हुआ? लड़की। तो ये दोनों आपस में डिफरेंट तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना, और अपने मम्मी पिताजी से भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। क्लियर है कि नहीं? ये वाला कहानी रहता है। क्लियर है? और अलग होने का कारण क्या है? जीन विनिमय, और एक क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन। क्लियर है ना? ये सब पढ़े थे ना तुम लोग? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाऊँ मैं? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जीवन चक्र की अवस्थाएं। कोई भी चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, वो जिंदगी में 3 फेज से गुजरता है। कितने फेज से? 3 फेज से। सबसे पहला प्रवस्था होता है उसकी जिंदगी का, किशोर प्रवस्था या किशोर अवस्था। कौन सा अवस्था है? किशोर अवस्था। दूसरा आता है प्रजनन अवस्था। कौन सा अवस्था? प्रजनन अवस्था। और तीसरा अवस्था होता है उसका जीर्णावस्था। क्या होता है? जीर्णावस्था। क्लियर है कि नहीं? और ये तीनों अवस्थाओं में संक्रमण किसके कारण होता है? हार्मोन्स के कारण होता है। किसके कारण? हार्मोन्स के कारण। हार्मोन इसके लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है, तीनों अवस्था में चेंजेस के लिए। क्लियर है ना? ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। ठीक है, किसके लिए कौन सा अवस्था, कौन सा चीज़ उत्तरदायी होता है? हार्मोन। क्लियर है कि नहीं? तीनों अवस्था में चेंजेस के लिए। क्लियर है? समस्त प्रकार के जीवों के जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले किशोर अवस्था, या इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कायिक अवस्था। क्या बोलते हैं? कायिक अवस्था। किसमें बोलते हैं? प्लांट में। इसमें बोल देते हैं प्लांट में। उसके बाद होता है प्रजनन अवस्था, और तीसरा होता है आपका जीर्णावस्था। शुरुआत करते हैं पहला किशोर अवस्था से। क्लियर है कि नहीं? ध्यान देना, किशोर अवस्था में क्या होता है? प्रजनन के पूर्व की अवस्था है। ठीक है ना? इसी को प्लांट में हम लोग क्या बोलते हैं जी? कायिक अवस्था। और एनिमल में बोलते हैं जुवेनाइल फेज। क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज। क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज। क्लियर है ना? पौधों में अंकुरन से लेकर के तथा जंतुओं में जन्म से लेकर के परिपक्वन तक की अवस्था को ही हम लोग क्या बोलते हैं? किशोर अवस्था। और किस प्रकार का परिपक्वन? जनन रूप से। कौन से रूप से? जनन के रूप से। क्लियर है? जब तक वो प्रजनन योग्य नहीं हो जाता, तो उस तक की अवस्था को, जन्म से लेकर के जब तक वो प्रजनन के योग्य नहीं हो जाता, तब तक की अवस्था को क्या बोलते हैं? किशोर अवस्था। यही अवस्था पादप में क्या कहलाता है बोलूँ अभी मैं? कायिक अवस्था। और यह प्रवस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग अवधि क्या होता है। जैसे कि कोई मनुष्य है, मनुष्य में नर है तो नर में कितना साल तक? 14 साल तक। ठीक है? मादा है, ध्यान समझना, मादा है तो मादा में भी वही 12 या 13 साल तक अरे आ जाता है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल यदि स्टार्ट हो गया, इसका मीनिंग ये है कि वो प्रजनन रूप से क्या होना शुरू हो गई है? परिपक्व होना शुरू हो गई है। क्लियर है ना? तो वहां तक का जो अवस्था है उसको क्या बोल रहा हूँ मैं? किशोर अवस्था बोल रहा हूँ। दूसरा अवस्था है प्रजनन अवस्था। कौन सा अवस्था? प्रजनन अवस्था, या इसी को ही हम लोग बोल रहे हैं क्या? रिप्रोडक्टिव फेज। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज। क्लियर है? जैसे ही किशोरावस्था खत्म होता है, किशोर अवस्था का खत्म होना ही क्या कहलाता है? प्रजनन अवस्था का प्रारंभ कहलाता है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इस अवस्था में प्राणी प्रजनन क्षमता को विकसित कर लिए रहता है। ठीक है? इस प्रवस्था में विभिन्न जीवों में, यह जो प्रवस्था होता है वह भी विभिन्न जीवों में अलग अलग अवधि का होता है। ठीक है ना? एक नर जो रहता है, ध्यान समझना, जिंदगी भर, ठीक है ना, बाप बन सकता है, लेकिन एक जो मादा है वो एक निश्चित वर्ष तक ही क्या बन सकती है? माँ बन सकती है। क्लियर है कि नहीं? जैसे कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेनार्की बोलते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया उसको क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। ठीक है ना? तो 45 वर्ष के एज में मेनोपॉज आता है, यानी 45 वर्ष के उम्र के बाद जो फीमेल है वो माँ बन सकती है क्या? नहीं। ठीक है? लेकिन हाँ, एक नर है वो जिंदगी भर बाप बन सकता है, क्योंकि उस पर स्पर्मेटोजेनेसिस लगातार चलते रहता है। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग अवधि का प्रजनन अवस्था
हो सकता है। क्लियर है ना। अच्छा, पुष्पधारी जो पौधे रहते हैं उसमें प्रजनन अवस्था पुष्प के उत्पन्न होने से प्रारंभ होते हैं। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ना, कि पुष्पधारी पौधे ऐसे पौधे जिसमें क्या हो, पुष्प लगते हों, उनमें प्रजनन अवस्था कैसे जानोगे, जिस दिन उसमें फूल आ गया, हाँ मतलब उसमें प्रजनन अवस्था क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। क्लियर है ना। अब लैंगिक दृष्टि से दो प्रकार के पुष्पधारी पौधे होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है मोनोकार्पिक और एक होता है पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक पौधे जो जिंदगी में केवल और केवल एक ही बार खिलेंगे, जिंदगी में जो केवल और केवल एक ही बार खिलते हैं उसको बोलेंगे क्या, मोनोकार्पिक पौधे। क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक पौधे। ये पौधे अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प धारण करते हैं। क्लियर है ना, उसको क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक पौधे। अब ये मोनोकार्पिक पौधे भी अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है एक वर्षीय पौधा, एक होता है द्विवर्षीय पौधा और एक होता है बहुवर्षीय पौधा। क्या होता है, एक बहुवर्षीय पौधा। सबसे पहले बात करते हैं एक वर्षीय पौधा। ठीक है, जैसे कि गेहूं और धान और सूरजमुखी है। क्लियर है ना। शुरुआत में क्या होगा, कुछ दिन तक फसल लगेगा और लास्ट में क्या निकलेगा, फूल निकलेगा। केवल एक बार फूल निकलेगा, उसके बाद वो निपट जाएगा। क्लियर, वो प्लांट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीर्णावस्था आ जाएगा। उसके बाद द्विवर्षीय पौधा। द्विवर्षीय पौधा है तो एक वर्ष अपना वृद्धि करेगा और दूसरे वर्ष उसमें फूल लगेगा। क्लियर है। उसके बाद उसमें कौन सा अवस्था आ जाएगा, जीर्णावस्था। ठीक है, जैसे मूली और गाजर है। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया। एक हो गया, सबसे पहले तो मोनोकार्पिक पौधे पढ़ रहे हैं। मोनोकार्पिक के अंतर्गत क्या है, सबसे पहले एक वर्षीय पौधा और द्विवर्षीय पौधा। उसके बाद आता है बहुवर्षीय पौधा, जो कि मोस्ट टाइम पे है बहुवर्षीय पौधे। ठीक है ना, जिसमें सबसे पहला है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। नाम याद रखना, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। नीला कुरेंजी बोलते हैं, लेकिन तुम लोगों को ये याद रखना है ना, नीला कुरेंजी। क्लियर है ना। ये केवल और केवल 12 वर्ष में एक ही बार पुष्प धारण करता है। मैं बोला हूँ मोनोकार्पिक पौधा है। मोनोकार्पिक पौधा जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करेगा। अब वो 1 साल में भी कर सकता है, 2 साल में भी कर सकता है और बहुत साल में भी कर सकता है। बहुवर्षीय पौधे में सबसे पहले ये इसके बारे में बता रहा हूँ, 12 वर्ष में एक बार, 12 वर्षों में एक बार बस पुष्प धारण करता है। लास्ट टाइम अक्टूबर नवंबर 2006 में देखा गया था। एनसीईआरटी बोलता है 2006। 12 वर्ष हो गया तो कब दिखा रहा होगा, 2018 में दिखा होगा। 2018 में फिर से 12 वर्ष जोड़ो तो कितना, 2030। 2030 में फिर से ये खिलेगा। कब, 2030। ध्यान से समझना, 2006 एनसीईआरटी बोला है तो 2018 में 12 वर्ष जोड़ोगे 2018 में खिला होगा। उसके बाद फिर इसमें 12 वर्ष जोड़ो, 2030 में खिलेगा नेक्स्ट। क्लियर है कि नहीं। ये क्या हो गया तुम्हारा, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना नीला कुरंजी। अच्छा, वैसे ही बांस है। बांस का जो पौधा रहता है उसमें जो फूल आता है वो 50 से लेकर के 100 साल, ठीक है ना, उसमें एक बार आता है। ऐसा वाला कहानी है। क्लियर है, 50 से लेकर के 100 वर्ष। क्लियर है। तो ये हो गया आपका कौन सा प्लांट, मोनोकार्पिक प्लांट। नेक्स्ट बात करते हैं आप किसके बारे में, हम लोग पॉलीकार्पिक प्लांट। मतलब ऐसा प्लांट जिसमें क्या होता है, बार बार, ठीक है, बार बार पुष्प धारण हो सकता है। जैसे कि आम है, हर साल उसमें मोहर लगता है, हर साल फूल आता है, उसके बाद उसमें क्या आ जाता है, क्या किसका निर्माण हो जाता है, आम का। वैसे ही सेब है, अमरूद है, संतरा है, ये सभी। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। क्लियर है। तो पुष्पधारी जो पौधे रहते हैं उसमें प्रजनन काल का प्रारंभ किससे माना जाता है, जैसे ही पुष्प आ गया उससे। और पुष्प धारण कितने प्रकार से पौधे में होता है, 2 प्रकार से, एक तो मोनोकार्पिक और एक पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक भी कितने प्रकार का, 3, एक वर्षीय पौधे, द्विवर्षीय पौधे और बहुवर्षीय पौधे। क्लियर है ना, यहाँ तक याद है, हो गया है। अब उसके बाद देखो प्रजनन काल के आधार पर आप जंतु के प्रकार, अभी पादप का प्रकार देखें, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। अब हम लोग बात कर रहे हैं जंतु का। ठीक है ना, 2 प्रकार के ब्रीडर रहते हैं। ठीक है ना, 2 प्रकार के ब्रीडर रहता है। एक होता है तुम्हारा सीजनल ब्रीडर, मौसमी प्रजनन, जो एक विशेष मौसम में ही क्या करेगा, प्रजनन करेगा। हर एक मौसम में प्रजनन करने के लिए कैपेबल नहीं होता। उसको हम लोग बोलते हैं ऋतुनिष्ठ प्रजनक या मौसमी प्रजनक या सीजनल ब्रीडर। ठीक है ना, यानी कि जो पूरे वर्ष प्रजनन नहीं करके एक विशेष मौसम में ही क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। क्लियर है कि नहीं। जैसे कि फिश है, बर्ड है और नॉन मेमल्स हैं। ठीक है ना, नॉन मेमल्स है मतलब जो स्तनधारी नहीं है, ऐसे जीव। ठीक है, और ये मध चक्र और स्ट्रस साइकिल को धारण करने वाले जंतु होते हैं। ठीक है ना, इनमें यानी कि एक चक्र चलता है जिसको मध चक्र बोलते हैं। जैसे कि प्राइमेट्स होते हैं उनमें क्या चलता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, जितने भी फीमेल हैं उनमें। ठीक है, लेकिन जो ऐसे जानवर रहते हैं जो नॉन प्राइमेट रहते हैं, जो कि सीजनल ब्रीडर होते हैं, उनमें क्या चलता है, स्ट्रस साइकिल चलता है। क्या चलता है, स्ट्रस साइकिल। दूसरे होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर, जो कि कोई भी वर्ष एक बार प्रजनन कार्य यदि उनमें शुरू हो गया तो वो किसी भी टाइम अपने जीवन अवधि में प्रजनन करने के क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। यानी कि ऐसे जंतुओं में लैंगिक परिपक्वता के काल में किसी भी वक्त प्रजनन की क्रिया हो सकती है। उसको हम लोग बोलते हैं सतत प्रजनक। क्लियर है कि नहीं। तो उसके अंतर्गत मनुष्य आ गया, बंदर आ जाएगा, कपी आ जाएगा, चूहा आ जाएगा, खरगोश।
तुम लोग देखे होगे कुत्ते के बच्चे जो रहते हैं, पिल्ले हैं, वो हर एक मौसम में नहीं दिखाई देते तुमको, एक विशेष मौसम रहेगा, हाँ उसी में उसके बच्चे दिखाई देते हैं। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि उनका ब्रीडिंग टाइम, ब्रीडिंग सीजन क्या रहता है, एक निश्चित अवधि का होता है। वैसे ही भैंस रहता है, उसका एक निश्चित ब्रीडिंग सीजन रहता है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन जैसे मनुष्य का देखो, उनका बच्चा कभी भी उत्पन्न होता है, क्योंकि वो अपने जीवन काल में कभी भी प्रजनन कर सकते हैं। वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं। और ये होते हैं क्या, सीजनल ब्रीडर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और जो सीजनल ब्रीडर होते हैं उनमें चलता है स्ट्रस साइकिल। क्या चलता है? स्ट्रस साइकिल। और जो तुम्हारा कंटिन्यूअस ब्रीडर होता है, जो अपने जीवन काल में कभी भी बच्चे को जन्म दे सकता है, जिनमें कभी भी प्रजनन की क्रिया हो सकती है, ठीक है ना, उनमें कौन सा साइकिल चलता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। कौन सा साइकिल चलता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, कुछ एमपी पॉइंट है, देखो जैसे क्या बोल रहे हैं, अपराधारी स्तनधारियों में, ठीक है ना, यानी जिसमें प्लेसेंटा रहता है, ऐसे मैमल्स जिसमें क्या रहता है, प्लेसेंटा रहता है, उसमें अंडाशय की सक्रियता, सहायक नलिका और हार्मोन्स में अपनी प्रजनन अवस्था के दौरान निरंतर चक्रीय परिवर्तन होते रहता है। मतलब इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात ही कर रहे हैं वो। क्लियर है कि नहीं? जितने भी तुम्हारे प्लेसेंटल्स मैमल्स हैं, उसमें ओवरी में, उसके फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है ना, उसके हार्मोन्स में लगातार क्या होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। अब मादा में जो परिवर्तन रहता है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो बोला हूँ क्या, तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है बोला हूँ मैं, और एक होता है क्या बोल रहा हूँ मैं, स्ट्रस साइकिल होता है। क्या होता है? स्ट्रस साइकिल। मद चक्र बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? मद चक्र। क्लियर है ना? ठीक है। दो प्रकार का साइकिल चलता है भाई, एक होता है रज चक्र और एक होता है मद चक्र। दोनों में अंतर आता है, मोस्ट एमपी है ना। मद चक्र क्या होता है और रज चक्र क्या होता है? देखो क्या बोल रहा है, रज चक्र, जिसके बारे में हम लोग जब रिप्रोडक्शन यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है ना, आपका किसके बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरा 2 दिन का ही क्लास रहेगा वो, उसमें ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे। अभी बस थोड़ा सा ओवरव्यू जानते हैं। क्या बोल रहा है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मादा प्राइमेट जैसे कि बंदर है, कपी है, मनुष्य है, इसमें मेनार्की से फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या बोलता है, मेनार्की, और उस लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या बोलते हैं, मेनोपॉज तक चलने वाला अंडाशय, प्रजनन मार्ग और हार्मोन स्त्रवण में होने वाला चक्रीय परिवर्तन होता है। क्लियर है कि नहीं? कभी भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चले या स्ट्रस साइकिल चले तो 3 लेवल पर क्या होता है, चेंजेस होता है। सबसे पहले तो गर्भाशय में चेंजेस होता है, दूसरा अंडाशय में चेंजेस होता है, और तीसरा हार्मोन लेवल में चेंजेस होता है। किसमें? हार्मोन लेवल। और चक्रीय रूप से चलता है। क्लियर है कि नहीं? अलग अलग फेज में उसको क्या करते हैं, डिवाइड किए रहते हैं। क्लियर है? एक मेंस्ट्रुएशन फेज होगा, ठीक है, जिसमें ब्लीडिंग होगा, समझ आ रहा है कि नहीं? एक ओव्यूलेशन फेज होगा, एक प्रोलिफेरेटिव फेज होगा, समझ आ रहा है? उसके बाद एक ल्यूटियल फेज होगा, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में फिर से क्या आ जाएगा, ब्लीडिंग फेज आ जाएगा, फिर से मेंस्ट्रुएशन फेज आ जाएगा। इसका 28 दिन का माना जाता है, जैसे मनुष्य है उसमें, ठीक है। ब्लीडिंग शुरुआत 1 से लेकर 5 दिन तक हुआ, फिर 5 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक प्रोलिफेरेटिव फेज है, फिर 14वें दिन में ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के बाद कौन सा फेज आ गया, ल्यूटियल फेज आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं? कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होना शुरू हुआ, उसके बाद फिर से गर्भाशय का मोटाई बढ़ने लग जाएगा, फिर से कौन सा, मेंस्ट्रुएशन फेज आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? सॉरी, घटने लग जाएगा, फिर से कौन सा फेज आएगा, मेंस्ट्रुएशन फेज आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ऐसे एकदम कंटिन्यू चलते रहता है, निरंतर चक्रीय परिवर्तन होते रहता है। एक बार 28 दिन का होगा, फिर 28 दिन का, फिर 28 दिन का, ऐसा लगातार चलते रहता है। और ये रुकता कब है, जब वो क्या हो जाए, प्रेग्नेंट हो जाए तब, ऐसा कंडीशन में, या कोई बीमारी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो निरंतर चक्रीय परिवर्तन चलता है। किसमें किसमें चलता है बोला हूँ मैं, गर्भाशय में चेंजेस होगा, और कहाँ होता है, अंडाशय में चेंजेस होता है, और कौन से लेवल में होता है बोला हूँ मैं, हार्मोन के लेवल में। कौन से लेवल में, हार्मोन। अब कैसे कैसे होता है पूरा डिटेल पढ़ेंगे जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब। क्लियर है कि नहीं? चक्रीय क्रम में इस क्रिया में गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से रक्त स्त्रावित होता है, ठीक है ना। गर्भाशय जो रहेगा उसमें संकुचन होगा, ठीक है, गर्भाशय में संकुचन होगा तो उसका जो एंडोमेट्रियम का दीवार रहेगा वो टूटते जाता है, और टूटते जाता है तो ब्लीडिंग होता है। क्या होता है वो, ब्लीडिंग होता है। क्लियर है ना? ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो क्रमबद्धता रहता है प्रत्येक महीने गर्भ धारण करने तक चलते रहती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब रुकेगा, जब कोई लेडी क्या हो जाए, प्रेग्नेंट हो जाए तब, या तो फिर कोई बीमारी आ जाए तब, ऐसा वाला कहानी रहता है। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, मद चक्र। क्या देखते हैं, मद चक्र या स्ट्रस साइकिल। ठीक है, स्ट्रस साइकिल जैसे गाय में इसके बारे में देखें तो 21 दिन का रहता है। कितने दिन का, 21 दिन का। यह नॉन प्राइमेट का लक्षण है। नॉन प्राइमेट स्तनधारी मादा है ना, ठीक है ना, मैमल सी है। क्लियर है ना, यानी जिसमें क्या हो, प्लेसेंटा हो, क्या हो, प्लेसेंटा हो, ऐसे मैमल। ठीक है, इसमें अंडाशय, प्रजनन मार्ग और हार्मोन में होने वाला चक्रीय परिवर्तन है। इसमें भी कौन कौन से लेवल में होगा, तीनों लेवल में होगा, अंडाशय में, गर्भाशय में और हार्मोनल लेवल में होने वाला क्या है, चेंजेस है। इस चक्र के दौरान एक क्या आता है, हीट पीरियड आता है। क्या आता है, हीट पीरियड आता है, जिसमें वो बहुत सारे लक्षण शो करता है। जैसे कि गाय का उदाहरण दूं तो गाय क्या करेगी, बार बार एक निश्चित अवधि आएगा ना तो वो बार बार रंभाना शुरू कर देती है, वो दौड़ना शुरू कर देती है,
दूसरे ध्यान से समझना, दूसरे जानवरों के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करती है। तो इसको देखकर जो चरवाहा रहता है वो बोलता है कि गर्मी में आ गया है, हीट में आ गया है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। गाय दौड़त है, ऐसा करके वर्ड सुने होंगे गाँव में जी, ठीक है। तो उसी टाइम क्या करते हैं, फिर डॉक्टर को कॉल करते हैं, वेटनरी डॉक्टर को, और वो आकर के क्या करता है, एआई करता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं बीज डालना बोल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो एक हीट पीरियड आता है, उनमें क्या आता है, हीट पीरियड आता है, क्लियर है ना। इसमें मादा के रक्त में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। इस काल के अंत में प्रजनन मार्ग का एंडोमेट्रियम क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। और मध्य काल के बाद निष्क्रिय काल प्रारंभ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनस्ट्रस, क्या बोलते हैं, एनस्ट्रस। अच्छा, हम लोग को तो ब्लीडिंग दिखाई नहीं देता भैया, तो उतना ज़्यादा ब्लीडिंग क्या एब्जॉर्ब भी हो जाता है, और अलग अलग कहानी है अलग अलग जानवरों में, हमको उसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है। यदि वेटनरी करोगे इन फ्यूचर तब पढ़ोगे इसके बारे में, या एनिमल ब्रीडिंग वाला चैप्टर जब आप लोगों को पढ़ाऊँगा मैं, ठीक ना, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, तो उसमें इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक को, मदद चक्र को। तो आप लोगों को नॉर्मली याद रखना है, एक होता है रज चक्र और एक होता है मदद चक्र, क्लियर है कि नहीं। उदाहरण देख लो, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया और घोड़ा हो गया, क्लियर है। तो देखो भाई, एनिमल होता है वो कितने प्रकार का मैं बता दिया हूँ, दो प्रकार का, एक मैमल्स है और एक नॉन मैमल्स। नॉन मैमल्स जितने भी वो सीजनल ब्रीडर होते हैं, क्या होते हैं, सीजनल ब्रीडर। और मैमल्स भी कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, एक प्लेसेंटा धारण करने वाले और एक नॉन प्लेसेंटा। तो जो नॉन प्लेसेंटा वाले होंगे वो भी क्या होंगे, सीजनल ब्रीडर होंगे, क्या होंगे, सीजनल ब्रीडर। एक निश्चित सीजन आएगा तभी वो क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। अच्छा, ये प्लेसेंटा धारण करने वाले भी कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के, एक स्ट्रस साइकिल वाले और एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाले। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाले होते हैं वो कंटिन्यूअस ब्रीडर है, और जो स्ट्रस साइकिल धारण करते हैं वो क्या है, सीजनल ब्रीडर है, यानी कि एक निश्चित सीजन में ही क्या होता है, उनके बीच में प्रजनन होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं, रज चक्र क्या है और मध्य चक्र क्या है। तो हम लोग जीवन का कितना अवस्था देख डाले, मुख्यतः दो अवस्था। सबसे पहले कौन सा अवस्था, किशोर प्रवस्था, दूसरा कौन सा प्रवस्था, प्रजनन प्रवस्था। अब तीसरा अवस्था है जीर्णावस्था, सेन फेज बोलते हैं जिसको। यह प्रजनन काल के पश्चात की अवस्था है, जिसमें प्राणी के शरीर की कार्यकी और संरचना का पतन प्रारंभ हो जाता है, क्लियर है ना। वो धीरे धीरे नष्ट होना क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाता है। उपापचयी क्रियाएं मंद गति से होने लगती है और अंत में क्या हो जाती है, जीव की मृत्यु हो जाती है। देखो, जो सबसे एमपी पॉइंट है तुम लोगों को सबसे पहले बोला था, वही पॉइंट को लिखा है। पादप तथा प्राणियों दोनों में ही, तीनों प्रवस्था के बीच में संक्रमण के लिए कौन उत्तरदायी होता है, हार्मोन्स। कौन उत्तरदायी होता है, हार्मोन्स। मतलब सबसे पहले किशोरा प्रवस्था आएगा, उसके बाद प्रजनन प्रवस्था आएगा, उसके बाद जीर्णा प्रवस्था आएगा। तो इन तीनों को इंटरचेंज के लिए कौन सा अवस्था, कौन सा चीज़ जरूरी है, हार्मोन्स। कौन उत्तरदायी होते हैं, हार्मोन्स। क्लियर है कि नहीं, ये समझ आया, ठीक। अच्छा, हम लोग रज चक्र और मध्य चक्र के बारे में थोड़ा सा क्या देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं ना, वही आता है भाई, रज चक्र और मध्य चक्र में क्या अंतर, ठीक है। एक मिनट रुक, ठीक। रज चक्र और मध्य चक्र में अंतर देखो। सबसे पहले बात करते हैं किसका, मध्य चक्र का, ठीक है। अधिकांश स्तनधारियों में पाया जाता है, केवल प्राइमेट में पाया जाता है क्या, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसमें मासिक स्त्राव नहीं होता, ब्लीडिंग नहीं होता, इसमें ब्लीडिंग होता है, ठीक है ना। एंडोमेट्रियम पुनः अवशोषित हो जाता है। ब्लीडिंग क्यों नहीं होता इसमें, क्योंकि एंडोमेट्रियम रहेगा वो फिर से क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। लेकिन इसमें एंडोमेट्रियम अवशोषित नहीं होता, वो क्या होता है, रक्त के साथ शरीर से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, क्लियर है ना। अच्छा, इसमें जो ब्रीडिंग हो लैंगिक संसर्ग होगा, यानी कि इनके बीच में जब सेक्स होगा नर और मादा के बीच में, तो वो केवल और केवल कौन से अवधि में होगा, हीट की अवधि में, ठीक है। जब गाय वो सब लक्षण क्या करेगी, शो करेगी तब, क्लियर है ना। और ये वर्ष में किसी भी समय संसर्ग इसमें हो सकता है, क्लियर है। तो रज चक्र और मध्य चक्र दोनों में अंतर याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब जो भी बचा खुचा पार्ट है, अब लैंगिक प्रजनन का अलग अलग अवस्था है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि निषेचन अवस्था में क्या होता है, निषेचन से पूर्व की अवस्था में क्या होता है, और निषेचन के पश्चात कौन सा अवस्था आता है। इसी के साथ कल लास्ट लेक्चर में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्लास करते हैं।